भारतीय शिक्षा पद्धति वर्तमान युग की भारतीय पर्यावरण वातावरण के मुताबिक कभी नहीं रही है, इसलिए कि यहाँ पर आश्रम शिक्षा पद्धति थी जो संपूर्ण सर्वांग विकास के लिए उपयोगी थी। मैकाले की शिक्षा पद्धति आने के बाद व्यक्ति ने अपने संस्कृति को खोया, शिक्षा पद्धति को खोया, संस्कार को खोया, स्वास्थ्य को खोया, चिंतन को खोया, और जो भारतीय चिंतन था, जो भारतीय दर्शन था, जो भारतीय मूल इतिहास था, मैकाले की शिक्षा पद्धति ने धीरे धीरे उसका क्षरण कर दिया। और लोग तो अब यहाँ तक भूल गए हैं कि भारत के विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता था। नालंदा तक्षशिला विश्व के बहुत बड़े विश्वविद्यालय रहे, प्रथम विश्वविद्यालय, लेकिन लोगों से पूछा जाए, आज के लोगों से, कि वहाँ पढ़ाया क्या जाता है या क्या पढ़ाया जाता था, तो लोग भूल चुके हैं कि भारत की उन विद्याओं का क्या नाम है, उन विषयों का क्या नाम है। बस जो व्यवहारिक रूप से आज भी पुरातन काल को अपने घरों में, परिवारों में सजोए हुए लोग हैं, उन्हीं चीजों को लोग देख के सोचते हैं कि शायद ही पढ़ाया जाता था। जैसे आयुर्वेद, जैसे वृषभ रत्नावली, पशु चिकित्सा, या ललित कला, पूजा पाठ, अध्यात्म, और वर्तमान के कुछ विद्वानों द्वारा योग इत्यादि को प्रचारित किया गया है। लेकिन भारतीय विद्याएं इतनी सीमित कभी नहीं रही हैं। यह अंतरिक्ष विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, वाद्य विज्ञान, वादन कला, साहित्य, नृत्य, सभी चीजों से परिपूर्ण थी। यहाँ तक कि अंतरिक्ष की गतिविधियों का अध्ययन भी भारत में होता था। लेकिन आज का बच्चा या थोड़ा आधुनिक शिक्षा को प्राप्त किया व्यक्ति जो भारतीय परिवेश में नहीं है, उसको तो ये भी नहीं पता है कि क्या ये भारतीय विद्याएं कभी थी। जबकि प्राचीन काल में खोजे गए ग्रहों इत्यादि की दूरी का भी आज के वैज्ञानिक वर्ग भी महत्व दे रहे हैं। हमारे सिद्धांतों का महत्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो महत्व हमारे देश के लोग तब स्वीकार करते हैं जब योग योगा और आयुर्वेदा आयुर्वेदा बन जाता है, सीता सीता बन जाती है, तब जो है राम रामा बनने के बाद हमारे देश में इज्जत पाते हैं। कारण है, हमारे देश में आपको देख कर बड़ा दुख होगा जो मुझे होता है। छोटे छोटे बच्चे कंधों पर ढेर सारे पुस्तकों का बोझ लेके चलते हैं, और उन पुस्तकों के बोझ को मस्तिष्क के ऊपर डाला जाता है, जिससे उनका मस्तिष्क दबाव में रहता है। जैसे हमने पंछियों से आकाश छीन लिया, ऐसे हमने बच्चों का बचपना छीन लिया। ये हमारे शिक्षा पद्धति का दोष था कि जो बाल मस्तिष्क, बाल मन पूरा स्वतंत्र था, अब वो इतना बंधन में आ गया है कि जैसे कैदियों से जेल में माँ बाप मिलने जाते हैं, वैसे अब माँ बाप भी होमवर्क कराने के बाद भी पूरा होमवर्क पूरा नहीं हो पाता। बच्चा थका हुआ, हारा हुआ जाता है, खाने का ध्यान नहीं, भोजन भी अब हमारे मापदंड के अनुसार नहीं है। फास्ट फूड सब जानते हैं, जंक फूड नुकसान करता है, लेकिन बच्चे को जल्दी तैयार करना है, जल्दी जाना है, और बच्चों की आंखें कमजोर हो रही है क्योंकि टीवी, मोबाइल इत्यादि पे भी पढ़ाई हो रही है और ज्ञान वहां सिमटा हुआ है, स्पोर्ट्स वहां सिमट गया है, शारीरिक क्षमता समाप्त हो रही है। ढेर सारी कमियां हम बाल अवस्था में ही इतना बोझ ला देते हैं कि शरीर कमजोर हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है, मन कमजोर हो जाता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बड़े होकर अवसाद को झेलने की क्षमता नहीं होती, और वो या तो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं या धूर्त हो जाते हैं, जो माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, या खुद आत्महत्या कर लेते हैं। अतः हमको शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना होगा। बच्चों को कुली बनाने की शिक्षा दी जा रही है बाल्यावस्था में, और बड़े होने पर क्लर्क, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम या जो भी हम बनाना चाहें, कुछ सीमित लोगों को हम बना रहे हैं
जबकि नौकर बनने की शिक्षा संपूर्ण रूप से पूरे भारत में हर यूनिवर्सिटियां और हर कॉलेज दे रहे हैं। कहीं भी हमको स्वामी बनने का मौका नहीं मिलता, शायद इसीलिए हमारा स्वाभिमान और संस्कृति भी मर गई है, क्योंकि ऐसा कोई विद्यालय ही नहीं है जहां हमको स्वामी बनने का अवसर प्राप्त हो। आज मेरा चिंतन ये है कि बच्चों को भारतीयता का ज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, संस्कार का ज्ञान शिक्षा के साथ ही उन्हें पढ़ाया जाए, उनके मन मस्तिष्क में डाला जाए और उनके ऊपर शारीरिक प्रयोग किए जाएं। जैसे कि हमारे देश की प्राचीन परंपरा है आयुर्वेद, इस पर अभी बहुत सारे रिसर्च होने के अवसर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन पहले तो हम उसके प्राथमिक को जाने। अगर हम वृक्षों के नाम से अपने ककहरे को शुरू करें और आ से आंवला पढ़ाना शुरू कर दे, क से कमल पढ़ाना शुरू कर दे, बा से बट पढ़ाना शुरू कर दे, तो बच्चों की जिज्ञासाएं प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए जगेंगी और उनको प्राप्त करने के लिए बढ़ेंगी। अब हम आ से औ से औरत पढ़ाएंगे, ग से गधा पढ़ाएंगे, तो बात नहीं ठीक होगा। अ से अंधकार और ग से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान की परंपरा हमारी रही है। हम अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाने वाले हमारे ककहरे थे, लेकिन वो तो अब ग से गधा पढ़ा करके समाप्त कर दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने प्राकृतिक रूप से फलों को, वृक्षों को, अपने संस्कार के ऋषियों को, अपने विषयों के चित्र इत्यादि को बना करके बचपन से ही डाला जाए, पर्यावरण के प्रति प्रेम पैदा किया जाए, वृक्षों के प्रति प्रेम पैदा किया जाए, पौधों के प्रति प्रेम पैदा किया जाए, पशुओं के प्रति उनके अंदर प्रेम पैदा किया जाए, खेल कूद उनके संस्कार में सम्मिलित किया जाए, शारीरिक बलवर्धन हो, मानसिक बलवर्धन हो और साहित्यिक बलवर्धन हो और गौरवमय इतिहास का ज्ञान हो। आज मान लीजिए हम आयुर्वेद के द्रव्य गुण या वनस्पति का ही अध्ययन करते हैं, वनस्पतीय औषधि का, तो अध्ययन करने के बाद हमारी अभिरुचि बदलेगी। तो यदि हमारे यहाँ वनस्पतीय यानी औषधीय वनस्पति का खेती होने लगे तो हमारा किसान या खेती करने वाले लोग संपन्नता को प्राप्त होंगे और हमारे देश में सहजता पूर्वक केवल अपने प्रयोग के लिए नहीं, निर्यात तक के लिए औषधियां मिल जाएंगी। इन औषधियों को अगर हम पहाड़ों की तरफ डाल दें तो पहाड़ों की स्लाइडिंग को रोक सकते हैं, नदियों की तरफ रोक ले आए तो नदियों के कटान को रोक देंगे और वातावरण जल का शोधन हो जाएगा। इस तरह से हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बना सकते हैं और अपने भौगोलिक संपदा की संरक्षा कर सकते हैं। लेकिन पहले हमको वनस्पतियों के प्रति प्रेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते पशुओं का यहाँ बड़ा डिमांड रहा है। आज पशुओं की आवश्यकता कृषि में कम होती जा रही है, लेकिन फिर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के नाम पर पशुओं के खादों की आवश्यकता, उनके मल इत्यादि की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, उनके मूत्र की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। नीम के पत्ती में गोमूत्र मिला करके, सड़ा करके, छान के सेकने पर स्टरलाइजेशन का काम हो रहा है। हम गोमूत्र से यानी बिजली भी बनाने लगे हैं, तो इस तरह से हमको ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है, दूध भी प्राप्त होगा, चर्म उद्योग भी मेरा काफी आगे बढ़ेगा, अस्थियों से भी खाद और तमाम औषधि बन रही है। तो अब हम यानी कि अगर आयुर्वेद के माध्यम से पशुओं का भी संवर्धन करें और साथ साथ वृषभ रत्नावली के माध्यम से या पशु चिकित्सा के माध्यम से, तो हमारे यहाँ रोजगार भी प्राप्त होगा। जैसे कि वनस्पति से रोजगार प्राप्त होगा, पशु से भी रोजगार प्राप्त होगा। अगर हमारे पास वनस्पति है तो घर में आज भी छोटी छोटी चीजों में ये कहा जाता है फिटकरी भून के खा लो, बुखार ठीक हो जाएगा, काली मिर्च शहद से चाट लो गर्म करके, खांसी ठीक हो जाएगी। तो हमारी माएँ बहनें इतनी औषधियां घर में जानती है, वो चाहे उनको आप किचन मेडिसिन कह दो, चाहे किचन गार्डन मेडिसिन कह दो,
इतनी औषधियां वो जानती हैं। आज तो तमाम ऋषियों के द्वारा तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, आंवला सबका प्रयोग भरपूर हो रहा है। मसालों का भी प्रयोग औषधीय रूप में हो रहा है प्राचीन काल से। अब हमारी संपदा, हमारे घरों में पहले से ही चिकित्सा के सूत्र और आयुर्वेद मौजूद है। अगर उनको हम शिक्षा के रूप में बच्चों को बताने लगे कि ये वृक्ष हैं, इनका ये उपयोग है, इनका ये लाभ है, इनका संवर्धन ऐसे किया जाए, इनका रोपाई तब कब किया जाए, कटाई कब किया जाए, और इनका आर्थिक मार्केट कहाँ है और कैसे इसका मार्केट बनाया जाए, ये बहुत निचले स्तर से ही शुरू की जा सकती है, केजी से शुरू की जा सकती है। और हम उनको 8वीं 10वीं तक आते आते कृषि से संबंधित वनस्पतियों का और कृषि से व्यक्ति के उपयोग से संबंधित पशुओं का संपूर्ण रूप से ज्ञान करा सकते हैं। इंटर तक औषधीय धातुएं औषधियों का ज्ञान करवा सकते हैं। साथ साथ उनके सामान्य प्रयोग बता सकते हैं। अब आयुर्वेद में जीवन जीने की शैली बताई गई है। आयुर्वेद का मुख्य 2 ही कार्य है। एक तो रोग प्रतिरोधी क्षमता, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं। तो हम बता दें कि आदमी रोग प्रतिरोधी क्षमता को जगाने के लिए किस प्रकार का भोजन किस ऋतु में करेगा, किस ऋतु में कैसे जिएगा। यह ऋतुचर्या का एक विषय है जो आयुर्वेद के अंतर्गत है। और दिन में क्या करेगा, रात में क्या करेगा, किस मौसम में क्या करेगा, किस प्रदेश में क्या खाएगा, क्या जिएगा। यहाँ तक कि हमारे यहाँ विस्तृत वर्णन है कि सावन में साग नहीं खाना है, भादों में दही नहीं खाना है। ये सारी चीजें बताई गई हैं। इनको अगर विद्यालय स्तर पर बच्चों को 10वीं 11वीं में बताया जाए और उनके गुणधर्म से परिचित करा करके उनके प्रयोगात्मक परीक्षण कराए जाएं बच्चों पर, और उनको खेल कूद इत्यादि के माध्यम से बलवर्धन का कार्य किया जाए। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि शरीर अगर बनाना है बच्चों को, तो बच्चे चले जाते हैं जिम में, वहां पर स्टेरॉइड इत्यादि को खा करके अपने मसल्स को बढ़ा लेते हैं, लेकिन मसल्स में पावर को नहीं बढ़ा पाते, मसल्स को सेट नहीं कर पाते। थोड़े से पंचों पे उनके मसल्स फट जाते हैं। आज के खिलाड़ियों के भी आता है कि मसल्स क्रैक हो गया क्रिकेट खेलते समय, बॉलिंग करते समय। पुराने खिलाड़ियों के ऐसे नहीं आ पाते थे, क्योंकि उस टाइम खान पान का प्रभाव ठीक था और उस टाइम देसी कसरत थे। प्राणायाम भारतीय प्राचीन परंपरा में रहा है। प्राणायाम, योग, और इससे भी हम लोग ठीक करते थे। तो अगर हम आयुर्वेद का परिचय और आयुर्वेद के गुणधर्म का, औषधीय गुणधर्म का हम अध्ययन करवाएं, अध्ययन करवाने के बाद पशुओं से संबंधित गुणधर्म का अध्ययन कराएं, योग इत्यादि का, व्यायाम इत्यादि का अध्ययन हम अपनी क्लास में कराएं, तो यह व्यवसायिक भी होगा, जो देश के लिए अर्थकारी होगा। यह जो है शरीर के लिए अर्थकारी होगा, राष्ट्र के लिए अर्थकारी होगा। और यदि व्यक्ति के पास अपने स्वस्थ रहने के तरीके मालूम हैं, बात कब का दोष कब बढ़ता घटता है, कैसे शांत किया जाए, कैसे व्यायाम से ठीक कर लिया जाए, कैसे मन को शांत किया जाए, तो शारीरिक रोग और मानसिक रोग से जब आदमी बच जाएगा, तो शांत मन से उसको शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने में विशेष प्रगति मिलेगी। और जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहेगा, उस क्षेत्र में वो पूर्णतः एकाग्रचित होकर के जाएगा और वहां बड़ा ही योग्य छात्र होगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा। अगर हम कम ही पढ़ा पाते हैं, तो नौकर न बन करके मालिक बना करके उसको वो औषधीय कार्य कर लेगा, व्यवसायिक कार्य कर लेगा, औषध पैदा करने का काम करेगा, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने गांव क्षेत्र के शरीर को योग इत्यादि के माध्यम से हमारे सेनाओं में जाने लायक हो जाएगा। साथ साथ विभिन्न जगहों पर विषम परिस्थितियों में उसे निपटने का ज्ञान हो जाएगा, स्वास्थ्य का ज्ञान यदि है तो इस तरह से हमारे यहाँ देश में चिकित्सकों का जो अभाव है, इन चिकित्सकों के मांग ही कम हो जाएगी, इसलिए यही चिकित्सक ज्यादा लगने लगेंगे। यदि हमारा खान पान ठीक हो जाए और छोटे छोटे चीजों का, मर्जों को ठीक करने का ज्ञान हो जाए, तो ये बड़े मर्ज बन ही नहीं पाएंगे।
इसलिए हमको इनका बचपन में ही इसका ज्ञान करवा के और इनका त्वरित निदान करने का ज्ञान करवा दिया जाना चाहिए, जो निरापद है। आयुर्वेद निरापद है, जिसको बहुत कम औषधियां साइड इफेक्ट वाली हैं, जो साइड इफेक्ट वाली हैं उनके लिए विशेष डिप्लोमा कोर्स इत्यादि करा दिया जाए, जो चाहे व्यवसायिक रूप से प्रयोग करना। अगर आयुर्वेद को हम अपने शिक्षा पद्धति में ठीक से क्लासिफिकेशन करके और स्नातक स्तर, इंटर तक तो हम ऐसे रखें, स्नातक स्तर पर विषय चुनने के लिए दे दें, तो आयुर्वेद से एलोपैथ के MBBS के बजाय आयुर्वेद से वो BA या ABA MS हो जाए। जो आरंभ से ही पढ़ रहा है तो जो 5 साल की चीजों को वो 15 साल में 20 साल में पढ़ेगा तो बहुत ही मूर्धन्य विद्वान निकलेगा और वो बड़ा अच्छा वैज्ञानिक भी निकलेगा। तो विश्व को एक बार हम आयुर्वेद के माध्यम से अपने सामने पुनः झुका सकते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से, भारतीय शिक्षा के माध्यम से, पशु ज्ञान के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, खगोलीय ज्ञान के माध्यम से एक बार हम विश्व को फिर से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उनके ज्ञान देने वाले अर्थात गुरु की गरिमा को प्राप्त कर सकते हैं और यह देश स्वतः ही विदेशियों का शिक्षा केंद्र बन जाएगा और यहाँ धन संप्रदाय इत्यादि की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तब हम ये नहीं कहेंगे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी सभ्यता, हम कहेंगे वर्तमान सभ्यता को मिला दो वही सभ्यता अभी भी है। न तार सूरज बदला है न चांद बदला है, बीच में मैं सो गया तब मैं फिर से जग गया हूँ और ये जगने के बाद खराब सपने खत्म हुए हैं। हम नए भारत की संरचना कर रहे हैं जिसमें पुनः समस्त भारतीय विद्याओं को हम जागृत करने का प्रयास करें, लेकिन ये माइक्रो लेवल से शुरू होनी चाहिए और डिस्टेंस एजुकेशन को भी इसमें लागू किया जा सकता है कि जो लोग इंटरमीडिएट या हाई स्कूल पास कर चुके हैं उनको दिया जाए कि स्पेशली तुम क्या सीखना चाहते हो, उनको प्रोफेशन के रूप में बताया जाए और उनके छोटे छोटे बुला करके शिविर लगा करके वहां प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी कराई जाए, प्रयोगात्मक विज्ञान दिया जाए, जैसे नेचुरोपैथी, हाइड्रोपैथी यानी जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, औषधीय चिकित्सा या पंचभूतों से चिकित्सा जो होती है, प्राकृतिक चिकित्सा, वर्ण विज्ञान, स्पर्श चिकित्सा, संवेदकीय चिकित्सा, रेखी चिकित्सा, ये जो भारतीय 50 विधाएं हैं, इन विधाओं का एक एक छोटा छोटा डिप्लोमा कोर्स दे करके लोगों को ज्ञान कराया जा सकता है और इससे डिप्लोमा दे करके इन चीजों को, इन यंत्रों को, इन वस्तुओं को, इन दवाओं को बनाने का तरीका भी बना करके लोकल स्तर पर बना करके और इंटरनेशनल स्तर पर भारत को स्थापित किया जा सकता है। लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति से हमको मुक्ति लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 वर्ष की परीक्षा और 5 सवालों में पूरा ज्ञान कहाँ संभव। 30 चैप्टर अगर 30 सवाल होते तो भी मैं मान लेता कि एक चैप्टर से 1 सवाल है, यहाँ तो 5 ही सवाल में 30 चैप्टर पूरे कर देने हैं। मेरा लक खराब था, मैंने 5 चैप्टर नहीं पढ़ा था, 25 मुझे याद है। मेरे साथ तो अन्याय हो गया, मैं तो फेल हो गया। तो अब परीक्षा लेने के भी तरीके बदलने होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 4 ऑप्शन वाले, उसमें तो कभी कभी लक काम कर जाता है, नहीं आता है तो भी टिक कर तो कुछ सही हो जाते हैं। तो इस ढंग से परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, न ऐसे शिक्षाएं होनी चाहिए। संपूर्ण ज्ञान शरीर से लेकर विषय तक, अर्थ से लेकर अध्यात्म तक की यात्राएं होनी चाहिए, तब तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास, राष्ट्र का संपूर्ण विकास होगा। और यदि आप चाहें तो मैं इसका सिलेबस निर्धारित कर सकता हूं। भारतीय विधाओं में जो आज मैथमेटिक्स कहते हैं, रेने डेकार्ट ने ट्रिग्नोमेट्री दे दिया या पाइथागोरस ने, तो हमारे यहाँ बोधायन ने बहुत पहले दे दिया था, लेकिन हम तमाम हमारे यहाँ लीलावती जैसी पुस्तकें हैं जो गणित के चरम को प्राप्त कर लेती हैं। और आज चंद्रशेखर या W.V.T. रमन, इन 4 लोगों ने
इसका अध्ययन करके गणितीय समस्याओं का समाधान किया था। ये आज भी उतनी वैज्ञानिक और सत्य गणित के विषय पे है जितना आयुर्वेद है। लेकिन आयुर्वेद को तो भूले भटके लोग लेके चल रहे हैं। हमारे देश के मैथ को कुछ ज्योतिषी ही लेके चलते हैं, अन्यथा हमारे देश का गणित तो बिल्कुल शून्यता में डूबा हुआ है। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे और भी प्रकार के जो गणित हैं, वो सारे हमारे खगोल शास्त्र में नियम वगैरह के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से जो है सो है। नए रिसर्च जगह में अभी तो लोग चांद सूरज से केवल मिट्टी लाने में कामयाब हो रहे हैं, वहां के क्लाइमेट का स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारे पास ये पता है कि किस रंग के हैं, उनके पृथ्वी पर क्या गुण पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा होता है। तो अलग अलग सेशन में हम इन विषयों को अगर बच्चों को बताएं और जीवन में पड़ने वाले प्रभाव को बताएं, उन प्रभावों को कैसे बदला जा सकता है, जैसे अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है, ऐसे ही इन ग्रहों के प्रभावों को भी ठीक करके और अपनी दीन दशाओं को बदला जा सकता है। लेकिन पहले हमको इन विषयों को निर्धारित करके सिलेबस बना करके और माइक्रो क्लास से लेकर के हायर एजुकेशन तक डालना ही होगा, और इनके लिए कुछ अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा ऋषि जीवन अनुसंधानों को करने में पूर्ण सहयोग करवाने के लिए तैयार है, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे अंतरिक्ष का विषय हो, चाहे वो समुद्रीय विज्ञान का विषय हो। तो सामुद्रिक विज्ञान दो प्रकार के हैं, एक ज्योतिषीय विज्ञान है, एक रत्न विज्ञान है। अब ज्योतिषीय विज्ञान और रत्न विज्ञान पे दोनों पर अध्ययन करके जितना व्यवसाय पृथ्वी पर है उससे 4 गुना ज्यादा व्यवसाय समुद्र में है। हमारा साहित्य कहता है, हमारे संस्कार कहते हैं, मेरा धर्म कहता है। तो हमने तो अभी तक समुद्र का प्रयोग पानी के पीने तक के लिए नहीं किया, केवल मछली मारने के लिए और सामान भेजने के लिए कर रहे हैं। कहीं कहीं थोड़े से रत्न निकाल ले रहे हैं। तो हम तो अपने समुद्र के अंदर से ही अपने आयल पूल नहीं खोज पा रहे हैं, कचरे नहीं खोज पा रहे हैं, और तमाम प्रकार के रत्न, तमाम प्रकार के अनेक व्यवसाय खोज नहीं पा रहे। तो इसके पीछे कारण है, अभी हम अपनी विद्याओं का भारत के शिक्षा पद्धति में प्रवेश ही नहीं करवा पाए। आइए हम लोग भारतीय चिंतन के साथ भारतीय विद्याओं का प्रवेश करवाएं, और हम अपनी संस्था के ऋषि जीवन की तरफ से इसमें हर प्रकार की में संस्था सहयोग करने के लिए तैयार है। जिन व्यक्तियों को आप चाहें उनका सहयोग, वो लोग या सहयोग लेना चाहें या जो संस्थाएं सहयोग लेना चाहें, हम उनको मानसिक सहयोग और शास्त्रीय साहित्य सहयोग दोनों देने के लिए तैयार हैं।